दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ के एनालिसिस के बारे में। और दोस्तों हम ये 6 पॉइंट की एनालिसिस करेंगे इसमें। और अगर 6 की 6 चेकलिस्ट सही हो जाती है तो फिर आईपीओ आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो एंड तक देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। इसमें हम दोस्तों बिजनेस के बारे में बात करेंगे, आईपीओ की इंपॉर्टेंट इनसाइट्स के बारे में बात करेंगे। आईपीओ इनसाइट से मेरा मतलब सिर्फ डेट से नहीं है, बाकी सारी चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं जानना। फिर हम फाइनेंशियल्स भी देखेंगे, केपीआई भी देखेंगे। फिर इसकी जो लिस्टेड कंपनीज हैं यानी पीयर कंपनी है, कंपटीटर हैं, उनके साथ एनालिसिस करके देखेंगे कि क्या उनकी वैल्यूएशंस है। और उसके बाद फिर लास्ट में जीएमपी के बारे में तो ऑब्वियसली हम बात करेंगे कि क्या जीएमपी ट्रेंड कर रहा है और क्या पॉसिबिलिटी है इसके लिस्टिंग होने की। दोस्तों तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि सारे आईपीओ के रिव्यू दोस्तों आपको इस चैनल पर मिलते हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आईपीओ की जो चेकलिस्ट है, अब जब भी आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए। जब भी आप किसी आईपीओ में जाएं यानी शेयर होल्डर्स बनना चाहते हैं आप किसी कंपनी का, तो आपको कम से कम आपको बिजनेस तो समझ में आना चाहिए कि कंपनी आखिर बिजनेस करती क्या है। तो सबसे पहले अगर हम उनके बिजनेस मॉडल की बात करें अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के, तो ये कंपनी दोस्तों 1988 में बनी, गुजरात बेस्ड कंपनी है, प्रमोटर्स गुजराती हैं। तो आप समझ ही सकते हैं हमारे गुजराती भाई बढ़िया बिजनेस करते ही हैं। और उसी तरीके का कुछ ट्रैक रिकॉर्ड भी है दोस्तों। कंपनी दोस्तों ट्रांसफार्मर बनाती है, जो कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज करने में और सप्लाई करने में ट्रांसफार्मर का रोल बहुत बड़ा होता है। मार्च 2025 तक की अगर बात करें दोस्तों, तो ये 19 स्टेट्स में प्रेजेंट है और 3 यूनियन टेरिटरी में प्रेजेंट है। तो ओवरऑल अगर आप बात करें तो लगभग आधे से ज्यादा इंडिया ये कवर करते हैं, यानी इनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, यानी डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क भी तगड़ा है दोस्तों। 4400 के आसपास ट्रांसफार्मर की सप्लाई ये अब तक कर चुके हैं 1988 से। नंबर आपको 4400 छोटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन ट्रांसफार्मर के केस में ये नंबर बहुत बड़ा हो जाता है। और ऑब्वियसली इससे आने वाले रेवेन्यू भी बहुत बड़ा होगा, इसकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे ही आपसे दोस्तों। अगर इनके कस्टमर की बात करें तो स्टेट और नेशनल के ग्रिड तो शामिल हैं। जैसे कि स्टेट्स में बात करें तो गुजरात स्टेट जो पावर कॉर्पोरेशन है वो इनका क्लाइंट है। फिर कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी दोस्तों इनके बड़े क्लाइंट्स हैं, जैसे कि टाटा पावर की बात करें यानी अडानी ग्रीन एनर्जी की बात करें, तो ये कुछ बड़े मेजर और जाइंट्स क्लाइंट्स भी इनके पास हैं। और ये क्लाइंट है यानी इनसे ट्रांसफार्मर प्रोक्योर करते हैं। और यही नहीं दोस्तों, ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी दोस्तों इनके काफी क्लाइंट्स है। तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक भी है, क्लाइंट लेवल भी अच्छा है, यानी कि ओवरऑल अगर आप देखें बिजनेस मॉडल तो सही है, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क भी अच्छा है, क्लाइंट्स अच्छे हैं, ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है। 208 अब तक टोटल क्लाइंट्स है, जो मैंने आपको 3-4 नाम बताए। इसके अलावा टोटल 208 क्लाइंट्स दोस्तों इनके अभी तक हैं। उसके बाद मेजर नेम्स मैंने बताई थी आपको, जिसमें गेटको है, अडानी ग्रीन है, टाटा पावर है, एसएमएस इंडिया है। और उसके बाद अगर बात करें तो इनके प्लांट्स की, तो इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दोस्तों 5 हैं, जिसमें से अभी 4 करेंटली में एक्टिव हैं। 2 इनके जो प्लांट है वो आनंद गुजरात में है, वहीं एक प्लांट बेंगलोर में यानी कर्नाटक में है। और दोस्तों एक प्लांट जो अभी हाल ही में जुलाई 2025 से ऑपरेट हुआ नया स्टार्ट हुआ है, वो है दोस्तों बटौड़ में, यानी कि वो भी गुजरात में एक जगह है, वहां पर दोस्तों ये प्लांट है। तो ऑब्वियसली दोस्तों स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जैसा मैंने आपको बताया। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली आप देख ही रहे हैं 1988 से कंपनी काम कर रही है, तो काफी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। और दोस्तों हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, क्योंकि अगर इस आप पूरे इस अगर आप बिजनेस में देखें तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेटरीज होती हैं और स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस फॉलो करने होते हैं। उसके बाद भी हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग है और सारे सेफ्टी नॉर्म्स को दोस्तों अब तक इन्होंने फॉलो किया है, जो कि अच्छी बात है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट है। तो जो हम बात करेंगे अभी फाइनेंशियल्स में, तो ओवरऑल अगर आप देखें तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी पहली चेकलिस्ट है वो आपको बिजनेस समझ में आ रहा है कि बिजनेस कैसा है। क्लाइंट्स बुक बहुत बढ़िया है, दमदार, आपने नाम सुन ही लिए वहां पर। तो अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट पर, यानी चेक आईपीओ की दूसरी चेकलिस्ट पर, जो कि दोस्तों है आईपीओ की इनसाइट। अब आप सोचेंगे कि आईपीओ इनसाइट्स में मैं सिर्फ आपको सिर्फ ये आईपीओ का साइज बता दूंगा और उसके बाद डेट्स बता दूंगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। हम जो जरूरी चीजें हैं आईपीओ से रिलेटेड, क्योंकि आप डेट्स वगैरह तो ऑब्वियसली यार अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे देख ही लोगे, वो सब बताने का मेरा पर्पस ही नहीं है। हालांकि 22 से ओपन हो रहा है आईपीओ, 24 को क्लोज हो जाएगा, 29 को लिस्टिंग है और अलॉटमेंट आपको 25 सितंबर को है। तो ये सब चीजें ठीक है। बाकी प्राइस बैंड वगैरह, अपर प्राइस बैंड 754 है, लॉट साइज 90 शेयर का है। लेकिन जो जरूरी चीज हो जाती है इसमें, वो है सबसे पहले जरूरी चीज हो जाती है आईपीओ का साइज। अब आप बोलेंगे आईपीओ साइज से मुझे क्या लेना है, मैं अभी आपको समझाता हूं। तो आईपीओ का दोस्तों जो टोटल साइज है वो 687.34 करोड़ का। अब 687.34 करोड़ में से देखिए 400 करोड़ तो फ्रेश इश्यू है और दूसरा 287.34 ऑफर फॉर सेल। अब दोनों का मतलब मैं आपको बताता हूं। फ्रेश इश्यू का मतलब होता है जब भी कंपनी नए शेयर जारी करती है और उससे जो पैसा आएगा
तो वो कंपनी की ऑब्वियसली ग्रोथ में लगाया जाएगा, यानी वो कंपनी में यूज़ किया जाएगा। वहीं ऑफर फॉर सेल वाला जो सेगमेंट होता है, उसमें है क्या, यानी कि टोटल अगर आप देखें 287 करोड़ के आसपास का जो ऑफर फॉर सेल है, उससे कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ऑलरेडी जो एक्जिस्टिंग प्रमोटर्स या इन्वेस्टर हैं कंपनी के, वो अपना हिस्सा बेच रहे हैं और आपसे पैसा ले जाएँगे, आपको शेयर दे जाएँगे, तो उससे कंपनी में कोई भला नहीं होने वाला है। इसलिए अगर आईपीओ का जो टोटल साइज़ है, अगर 50% से ज़्यादा अगर देखिए फ्रेश इश्यू है उसमें, तब फिर मुझे लगता है कि वो ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप सेम देखें, तो टोटल साइज़ 687 करोड़ का है, जिसमें से 400 करोड़ का फ्रेश इश्यू है, जो कि अगेन अच्छी चीज़ है, क्योंकि 50% के ऊपर करीब टोटल आईपीओ का जो साइज़ है, वो फ्रेश इश्यू में आ रहा है, यानी कंपनी में पैसा यूज़ होगा। तो आपको शेयर जो होल्डर्स जो बनेंगे, पॉसिबिलिटी है कि आगे अच्छे आपको रिटर्न्स हो सकता है कि जनरेट हो रोज़, तो क्योंकि कंपनी में जब पैसा लगेगा, तो ग्रोथ में वो पैसा लग रहा है। तो आईपीओ साइज़ की एक हमने बात कर ली। दूसरी चीज़ ये है कि आप ऑफर फॉर सेल भी जब इसमें है, तो आपको एक चीज़ और चेक कर लेनी चाहिए कि ऑफर फॉर सेल के बाद क्या कंपनी के प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है, वो 50% से नीचे तो नहीं गिर जा रही है। क्योंकि अगर सोचिए 50% से नीचे अगर कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग गिर जाती है, तो फिर डिसीजन मेकर कोई और हो जाएगा, जो उसमें सबसे ज़्यादा शेयर जिसके पास होंगे, तो फिर पूरा बिज़नेस मॉडल ही दूसरी डायरेक्शन में जा सकता है। तो आपको प्रमोटर होल्डिंग भी चेक कर लेनी चाहिए कि आखिर पोस्ट आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग है कितनी। तो अगर यहाँ पर देखें तो 87% है पोस्ट आईपीओ के बाद भी, तो आप समझ ही सकते हैं कि 87% पोस्ट अगर आईपीओ के बाद प्रमोटर होल्डिंग है, तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वही लगातार डिसीजन मेकर रहने वाला है, यानी प्रमोटर्स जो हैं वो एक्सपीरियंस है, उनका एक्सपीरियंस इस पर चलता रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपना ज़्यादा हिस्सा बेचा नहीं है। तो ये आपको कुछ आईपीओ में दोस्तों, आईपीओ सेगमेंट में अगर आप देखें इनसाइट्स में जो मैं बात कर रहा था, तो ये आपको कुछ चेकलिस्ट चेक कर लेनी चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और देख लेनी चाहिए आईपीओ में, कि जो अलॉट यानी रिजर्वेशन होता है आईपीओ में, वो आपको चेक करना चाहिए कि क्या क्यूआईबी, अब देखिए जनरली आईपीओ में अप्लाई कौन कर रहा है। एंकर बुक की बात अलग कर दीजिए, क्योंकि एंकर वो तो 3 महीने के लिए लॉक हो जाएँगे, वो एक अलग कहानी है। उसके बाद क्यूआईबी, एचएनआई और रिटेल। अब देखिए एचएनआई भी आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ, तो नॉर्मल जो रिटेल पर्सन है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, वो भी एचएनआई कैटेगरी में पैसा लगाते हैं। और ऑब्वियसली सब लोग सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए, मैक्सिमम लोग लिस्टिंग गेन के लिए लगाते हैं। तो बस उन्होंने लगाया और जैसे ही लिस्टिंग होगी, अगर उसमें कुछ बनता है, तो बेच के वो निकल जाते हैं। तो अल्टीमेटली आपको ये देखना है कि क्यूआईबी, जो कि म्यूचुअल फंड हाउसेस, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि जो बड़े फंड हाउस है, किसी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अगर लग रहा है क्यूआईबी के थ्रू पैसा, तो वो ऐसा नहीं करते कि आज अप्लाई किया और फिर लिस्टिंग के बाद बेच दिया। उनका फिर टाइम पीरियड कुछ होता है कि भाई उनकी ये स्ट्रेटजी होती है। तो अगर क्यूआईबी का हिस्सा उसमें 40% से ज़्यादा का है, तब आप ठीक समझिए उसको। जैसे यहाँ इस केस में अभी इन्होंने सिर्फ इतना बताया कि 50% से ज़्यादा नहीं देंगे क्यूआईबी को, लेकिन 50% तक भी दे देंगे। तो मैं मान के चलता हूँ 40% के ऊपर भी अगर क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन होता है, यानी सब्सक्रिप्शन नहीं, नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन की बात नहीं कर रहा मैं, यानी टोटल नंबर ऑफ जो शेयर्स हैं, उनमें से 40% भी रिजर्वेशन अगर क्यूआईबी का है, तो एक हेल्दी चीज़ है, जो कि यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आईपीओ इनसाइट्स भी दोस्तों यहाँ पर ठीक लग रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों फाइनेंशियल्स की, क्योंकि ऑब्वियसली बिज़नेस मॉडल समझ लिया, आईपीओ इनसाइट भी ठीक लग रहे हैं। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि पास्ट में कंपनी क्या करके आ रही है। तो अगर इनके फाइनेंशियल्स देखें, तो दोस्तों काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। जैसे एसेट्स की अगर मैं बात करूँ, तो एसेट्स यानी कि जिससे आपकी कुछ रेवेन्यू हो, यानी कुछ अर्निंग हो, ऐसी चीज़ जिससे आप कुछ अर्न कर पाएँ। तो एसेट्स अगर पिछले साल अगर आप देखें, तो 559.25 करोड़ थे, यानी फाइनेंशियल ईयर 24 में। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 25 में एंड होते-होते वो हो गए 866.19 करोड़ की, यानी कि अगर एसेट्स में आप देखें, तो 58% का इंक्रीमेंट है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अब रेवेन्यू चेक करेंगे, यानी टोटल इनकम, यानी टोटल पैसा कितना आ रहा है। तो पिछले साल वो आ रहा था 872.05 करोड़, इस बार हो गया 1250.49 करोड़। यानी ये ग्रोथ तो है 43% की, लेकिन सिर्फ आपको रेवेन्यू में ग्रोथ अगर दिख रही है, लेकिन एसेट्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है वो किसी एक टेम्परेरी चीज़ की वजह से हो। लेकिन अगर एसेट्स भी बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी रेवेन्यू की स्ट्रीम्स बढ़ रही हैं। अगर आपके पास सोचिए कि बहुत सारे ऐसे अगर चीज़ें हो जाएँ जिससे आपकी थोड़ी-थोड़ी रेवेन्यू हो, तो अल्टीमेटली आपके पास रेवेन्यू भी बढ़ेगी, हो सकता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाए। तो एसेट्स का बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ना कि सिर्फ रेवेन्यू बढ़े, एसेट ना बढ़े, वो फिर दिक्कत वाली बात है वहाँ पर। तो दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं। रेवेन्यू भी अगर आप देखेंगे, टोटल इनकम 43% से इंक्रीज़ हुई है, एसेट्स 58% से इंक्रीज़ हुए हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। उसके बाद सबसे ज़रूरी होता है किसी भी बिज़नेस के लिए भाई पैट, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कि कितना कमाया भाई, आखिर आखिर में बचा क्या? तो अगर पैट की बात करें, तो लास्ट ईयर जो था 63.36 करोड़, जो कि इस साल हो गया है दोस्तों 118.65 करोड़, यानी फाइनेंशियल ईयर 25 एंड होते-होते वो हो गया 118.65 करोड़। अब पैट में भी अगर इंक्रीमेंट देखेंगे, तो ज़बरदस्त इंक्रीमेंट है 87% का, जो कि ऑब्वियसली किसी भी बिज़नेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ पर। अब एबिटा की बात करें, तो सबसे पहले मैं एबिटा को ज़रा बता देता हूँ, क्योंकि मैंने पिछले
पिछले वीडियो में एबिटा को डिस्कस नहीं किया। एबिटा का मतलब होगा टोटल प्रॉफिट ही होता है बेसिकली ये, लेकिन फिर इसमें अभी जो टोटल प्रॉफिट है कंपनी का, इसमें अगर किसी कंपनी का लोन चल रहा है तो इंटरेस्ट पेमेंट है, टैक्स है और डेप्रिसिएशन जो हो रहा है मशीनों का वो उसमें नहीं हटाया जाए। यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोस्तों एबिटा होता है। तो एबिटा भी अच्छा है, पिछले साल 123.16 करोड़ का, इस साल 199.88 करोड़ है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन भी यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो ठीक है, नेट वर्थ भी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। टोटल बोरोइंग्स, अब ये देखिए कर्जे अभी तक अच्छी चीज हो गई। अब कर्जा भी देखें तो पिछले साल कर्जा था 48.60 करोड़ का, जो कि इस बार हो गया 141 करोड़ के आसपास का। तो अगर आप देखेंगे कि बोरोइंग्स में इंक्रीमेंट देखें तो 190% का, ऑलमोस्ट 3 गुना दोस्तों पिछले साल, मतलब जो 48 करोड़ था ऑलमोस्ट 190% का इंक्रीमेंट है। तो ये टेंशन वाली बात है, लेकिन कब तक टेंशन वाली बात है, जब हम चेक करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो केपीआई में, अगर वो कंफर्टेबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली पिछले साल अगर देखें तो कंपनी ने कर्जा ज्यादा लिया है 141 करोड़। और अगर आप देखें इस आईपीओ का जो काम है, यानी आईपीओ जो ऑब्जेक्टिव भी है इसका, उसमें से कुछ पोर्शन इन्होंने अपने कर्जे को चुकाने के लिए भी रखा है, जो कि एक अच्छी चीज है। कुछ डेट रीपेमेंट की बात की गई है ऑब्जेक्टिव में, अगर आप देखेंगे तो अच्छी चीज है। यानी ओवरऑल अगर आप फाइनेंशियल्स देखेंगे तो आपको सही नजर आ रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद अगर केपीआई जो कि आईपीओ के फंडामेंटल्स को बताते हैं, तो कंपनी का ओवरऑल अगर मार्केट साइज देखेंगे दोस्तों आप, तो वो दोस्तों ओवरऑल 5,797 करोड़ के, यानी कि लगभग 6,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब अगर केपीआई की बात करें हम 31 मार्च 2025 को, यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो होते हैं, तो उसमें आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी इक्विटी पर कितना रिटर्न दिया है कंपनी ने, तो लगभग 34% का रिटर्न है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी अभी तक जितना कैपिटल लगा है उस पर कितना रिटर्न दिया है, तो लगभग 39.43, यानी अच्छे नंबर है। डेट टू इक्विटी रेशियो, अब ये दोस्तों जो टर्म है डेट टू इक्विटी रेशियो, अगर आप देखेंगे तो 0.4 है। अभी जो हम ऊपर बात कर रहे थे कि कर्जा कंपनी ने बढ़ाया जरूर है, लेकिन वो अभी भी कंफर्टेबल है। जब भी डेट टू इक्विटी रेशियो एक से नीचे रहता है, इसका मतलब ठीक है चीज, अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि हर एक इक्विटी के लिए कंपनी ने कितना कर्जा ले रखा है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो लगभग 0.4 का है, जो कि मैनेजेबल है आराम से। और ऑब्वियसली इनका जो ऑब्जेक्टिव है उससे कुछ कर्जा और पे होगा तो ये और डाउन आएगा, जो कि अच्छी चीज है। उसके बाद अगर आरओएनडब्ल्यू यानी रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो वो भी 34% के आसपास है, अगेन एक बढ़िया चीज है। उसके बाद पैट मार्जिन, यानी पैट मार्जिन का मतलब हुआ कि हर 100 रुपए के रेवेन्यू में कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, तो वो 9.54% के मार्जिन है इसमें, यानी हर 100 रुपए पे कंपनी लगभग 9.5 रुपए के आसपास का प्रॉफिट कमाती है, जो कि हेल्दी मार्जिन है। एबिटा मार्जिन की बात करें यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो लगभग 16% है, जो कि ठीक है। उसके बाद प्राइस टू बुक वैल्यू अब 23.62, वैसे अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार बहुत ही महंगा है इसकी वैल्यूएशंस, लेकिन उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा दोस्तों पीयर टू पीयर कंपैरिजन के साथ। तो अगर अभी तक हम देखें तो बिजनेस मॉडल ठीक लग रहा है, आईपीओ के जो इनसाइट्स हैं वो भी ठीक लग रहे हैं, फाइनेंशियल्स भी ठीक लग रहे हैं, केपीआई में जो चीजें हैं वो भी ठीक लग रही हैं। अब अगर हम इनके देखिए पीयर कंपैरिजन भी अगर हम चेक करें, जो नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा, तो उसमें हम बात करेंगे कि आईपीओ की जो प्राइस बैंड है वो कितना क्या सही रखा गया है, ओवर वैल्यूड तो नहीं है। तो इसके दोस्तों जो पीयर कंपटीटर है यानी कंपैरिजन होगा इससे, वो होगा वोल्टा एमपी ट्रांसफॉर्मर लिमिटेड से। अब ये दोस्तों जो मैं अभी नाम लिया वोल्टा में एमपी ट्रांसफॉर्मर लिमिटेड, ये अगर बात करें ये आईपीओ आया था 2006 के आसपास, ऑलमोस्ट 300-350 के आसपास आया था। आज की उसकी प्राइस लगभग 7,500 के आसपास है, तो ऑलमोस्ट 20 टाइम्स वहां से हो चुका है, और लगभग उसी से इनका कंप्लीटर है वो हाई। अगर आप देखें तो उसका अर्निंग पर शेयर देखें ईपीएस 321 का, यानी बहुत ही ज्यादा यूज है। इसके अलावा एक और कंपनी है ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफाइज इंडिया लिमिटेड, इनके साथ ये भी कंप्लीटर है इनके। उसके बाद दानिश पावर लिमिटेड, ये भी कंप्लीटर है। तो अगर इनमें सब में आप अर्निंग पर शेयर अगर चेक करेंगे, अर्निंग पर शेयर का मतलब हर शेयर पे कितनी अर्निंग कर रही है कंपनी, तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफाइज इंडिया से इनका ईपीएस ज्यादा है। बाकी अगर आप देखें, अब वोल्टा एमएफ में जो है ट्रांसफॉर्मर, वो काफी बड़ी कंपनी बन चुकी है, काफी टाइम से इस सेक्टर में है। तो अगर आप देखें तो अब उनसे काफी कम है, ईपीएस 17 के आसपास है। तो उसके बाद अगर एनएवी की बात करें, एनएवी का मतलब होता है कि कंपनी के पास जो एसेट्स हैं, यानी आज के दिन कंपनी बंद हो जाए तो सारे एसेट्स बेचकर अपने सारे लोन चुकाकर इन्वेस्टर को क्या दे सकते हैं पर शेयर। तो लगभग आप देखें अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड आज के टाइम पे लगभग 49 रुपए के आसपास एनएवी है। वही वोल्टा एमपी ट्रांसफॉर्मर लिमिटेड का बहुत ज्यादा है, 1570 के आसपास है। वही ट्रांसफॉर्मर इंडिया रेक्टिफाइज इंडिया लिमिटेड का लगभग आप देखें तो 41-42, यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो पोजीशनिंग कंपनी की काफी ठीक है आईपीओ की। अब अगर देखिए पी भी देखें यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी देखें अगर इस कंपनी का,
तो पी आपको जो नज़र आएगा दोस्तों वो है 46.33 इस कंपनी का जो अटलांटा का है 46.33। और वहीं अगर चेक भी करें आप वोल्टा एमपी ट्रांसफार्मर से जो कि लीडिंग कंपनी है, ऑब्वियसली मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, उसका पी 22 के आसपास है। तो प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स ज़्यादा कंफर्टेबल बहुत बढ़िया नज़र आ रही है। वहीं ट्रांसफार्मर इंडिया रेक्टिफाइज उसके सबसे ऊपर है, दानिश पावर लिमिटेड का बहुत नीचे है। तो अगर प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से देखें तो कंपनी बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ये दिख रही है। उसके बाद अगर प्राइस टू बुक वैल्यू जो ऑब्वियसली वैल्यूएशंस बताती है कि क्या है क्या नहीं, तो प्राइस टू बुक वैल्यू अटलांटा की है लगभग 23.62 के आसपास। वहीं वोल्टा एमपी ट्रांसफार्मर लिमिटेड का प्राइस टू बुक वैल्यू है 4.54 के आसपास, ट्रांसफार्मर इंडिया का 12.29 के आसपास और दानिश पावर लिमिटेड का 5.5 के आसपास। यानी आप समझ सकते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से भाई कंपनी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। यानी कि सीधी सी बात है, जो आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया है इसको थोड़ा सा और नीचे किया जा सकता था। और अगर करते तो ऑब्वियसली थोड़े से यानी कि आईपीओ की जो अलॉटमेंट वाली लिस्टिंग में अच्छे खासे चांस होते। हालांकि दोस्तों उसके अलावा जीएमपी अगर करंट में देखें तो कंपनी का जीएमपी बहुत ही बढ़िया चल रहा है। आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 19 सितंबर है दोस्तों, 19 तारीख है। तो अगर आप आज के टाइम पे इसका जीएमपी देखें तो लगभग 144 रुपीज चल रहा है, कल 125 था। तो इंक्रीमेंट हो रहा है। 144 का मतलब आईपीओ का जो ऊपर प्राइस बैंड है 754, उसके ऊपर 144। तो लगभग एस्टिमेटेड जो जीएमपी के थ्रू अभी ट्रेंड चल रहा है कि क्या एस्टिमेटेड लिस्टिंग हो सकती है, तो लगभग 898 यानी कि लगभग 19-20% के आसपास का जीएमपी चल रहा है। लेकिन अगेन बोलूंगा दोस्तों, जीएमपी कोई लीगल चीज नहीं है। ये हो सकता है कि आईपीओ अलॉटमेंट के आते आते लिस्टिंग तक आते आते जीरो भी हो जाए, तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी एक चीज बतानी रहती है तो बताया। बाकी ओवरऑल अगर आप आईपीओ देखेंगे तो मैंने आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर कवर करी है, जो जो यहाँ पर आपको बताना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप मुझे बताइए आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या नहीं। बाकी दोस्तों वीडियो सही लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, कोई क्वेरी है तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।